Welcome to Pandu English Academy. I am here again with a new lessons for class 7th. Lesson's name is The Gift of Chappals. This is the second part. Before watching this, I recommend you should go through the first part. Without watching this first part of this video, these lessons, you can't understand this part because this is a lengthy lessons and story is very twisted. स्टोरी चली क्या ही थी और फिनिश पता नहीं कैसे हो रही है. So it is a twisted story. So to understand it properly, we should watch first video. You can find that video in the playlist of my YouTube channel, that is Pandu English Academy. Even I give the link of that video in this video's description. मैं उस वीडियो का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. यहाँ से नए ओपन हो तो आप पांडु इंग्लिश अकेडमी के चैनल पे जाकर के वहां से सर्च कर सकते हैं. Yes, before proceedings, I request all of you, mostly those are new, to like, subscribe, commenting on this channels, give your feedback so that we can improve this skill a little better. Yes, now for the lessons. Gift of chappals. Chappals means slipper. This is the second part. First part I have told you. In the first part we learned that there are some childs that's name are Mirdu, Ravi, Tapi, Pati. They are some characters. They have found in the. This is the story about the first part. I'll first briefing up. In the first part they had a secret cat. उनकी उनको एक बच्ची में cat मिल गई थी. और the first part only on the related to cat. Just Ravi said that this is the cat, very good looking, very nice. He also claimed that this cat belonged to the Mahabali Pallav dynasty. Mahendra Purni Pallav in South India, in the North South India only, in Western also, West Bengal also, there is a dynasty. एक वंश हुआ करता था earlier time, 10th century तक काफी popular था. पाल वंश या पल्लव वंश कहते थे कि ये जो बिल्ली है उस डायनेस्टी उस वंश से बिलोंग करती है. ऐसा उसका मानना है रवि का. वो ऐसा ऐसा क्लेम करता है. वो फर्स्ट लेसन इसी बात को लेकर के वो और हो जाता है. सेकंड लेसन आगे बढ़ता है. सो वी स्टार्ट नाउ. मृदु ट्रैप्ड टू द विंडो. अब वो जब वहां होते हैं उस कैट के पास में होते हैं तो वो वहां बातचीत करते करते एक विंडो के पास आ जाते हैं. उस विंडो के अंदर एक म्यूजिक मास्टर और उनकी फैमिली एक गर्ल जो जिसका नाम आगे आएगा भी, वो जो लड़की जो है जिसका नाम लाली दिया हुआ है, वो उस रूम के अंदर बैठे हैं और म्यूजिक मास्टर लाली को म्यूजिक सिखा रहा है. बट लाली जो गर्ल है दैट इज वेरी नॉट इंटेलिजेंट गर्ल, so just like very awkward girl, or just she don't care much how to learn music. She just time pass, or she even don't know how to hold a violin or music instrument. She music master teach her, she derailed. derail का मतलब होता है कि जो लय होती है, लिरिक होती है, उसको मिस कर देती है. तो हम पढ़ते हैं आगे. क्रेप्ट अप टू द विंडो. वो क्रेप्ट का मतलब होता है पेट के बल रेंगना. यहाँ ये पेट के बल रेंगने का मतलब ये नहीं है कि वो पेट के बल रेंग रहे हैं. स्नेक जो होता है वो क्रीपिंग करता है. स्नेक की जो चलने की स्टाइल जो होती है उसको क्रिप से क्रेप्ट बना है. तो वो एक विंडो के पास आ जाते हैं. इस पिक्चर में आपको सब कुछ क्लियर होगा. यहाँ क्रिप का मतलब ये है कि चुप करके आ गए, उनको पता भी नहीं चला. लाली वो सिटिंग a little distance away. जैसे इस पैराग्राफ का मीनिंग इस पिक्चर से दिख जाएगा. ये थोड़ी वो उससे दूर बैठी हुई है. होल्डिंग है वायलिन्स. अपने वायलिन्स को देखो इसने कैसे पकड़ रखा है. रियली म्यूजिक टीचर म्यूजिक जो प्ले करते हैं वो इस तरह से वायलिन को पकड़ते हैं, इस तरह से हैंड को होल्ड करते हैं. इसने देखो कैसे पकड़ रखा है. ये इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है. बो स्ट्रिंग जो होती है, जैसे इंद्रधनुष के ऊपर जो रस्सी लगी होती है ना, उसको बो स्ट्रिंग बोलते हैं. यहाँ बो स्ट्रिंग है, ये देखो. इसके जो कुछ वायर्स जो हैं
वायलिन के ऊपर, इनको बो स्ट्रिंग कहा गया है। हर एल्बो जटिंग आउट, उसका एल्बो एक अलग ही तरीके से जटिंग आउट हो रखा है, बाहर निकला हुआ है। ये सब लाली के बारे में है। हर आइज़ ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, और वो इतना कंसंट्रेशन करके बैठी है कि वो बहुत ही सीरियसली इसको अंडरस्टैंड कर रही है। इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, लाली के सामने, विद द मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, लाली के सामने जो म्यूजिक मास्टर बैठा है जिसकी बैक साइड विंडो की तरफ है, वो द बोनी फिगर ऑफ म्यूजिक मास्टर। बोनी फिगर ऑफ म्यूजिक मास्टर का मतलब यह है कि शी वाज वेरी थिन और वेरी वीक, फिजिकली वेरी वीक। ओके, ही हैड a mostly bald headache, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि ज्यादातर उसका हेड जो है बोल्ड है, देखो बोल्ड है, बेल्टेड नॉट बोल्ड, बेल्टेड है, गंजा है वो, with a fringe of oiled black hair falling around his ears, और उसके कुछ बाल भी हैं, फ्रिंज किए हुए, फ्रिंज और गूंथे हुए बाल हैं जो उसके कानों के पास, ये नीचे नीचे साइड में ही है। एंड एन ओल्ड फैशन टफ, एन ओल्ड फैशन टफ का मतलब है कि उसके जो बाल गूंथने की जो स्टाइल है, ये जो बालों का जो गुच्छा बनाया जाता है, दैट इज ओल्ड फैशन, फैशनेबल नहीं है। A gold chain gleamed along अराउंड हिज लेदरली नेक, और उसके नेक में, गले में गोल्ड की लेदर भी है। ये सब उस इस व्यक्ति और लड़की की, इस म्यूजिक मास्टर और लाली की विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। ग्लिम्ड, चमकना, गोल्ड चेन ग्लिम्ड अलोंग अराउंड हिज लेदरली नेक and a diamond ring smoothly glittered on his hand as it glided up and down the stem of violins. जब वो वायलिन की स्टेम को हिलाता है, उस पे मूवमेंट करता है, तो उसके हाथ में पहनी हुई जो डायमंड रिंग है, दैट इज वेरी ग्लिटरिंग, वेरी चमक रही है। ये सब ऐसा कैसे क्यों बताया जा रहा है? यहाँ गोल्ड चेन का, रिंग का क्या रिलेशन है? ये सब लेसन के लास्ट में भी समझ में आएगा कि ऐसा क्या है। सो वॉज दिस वीडियो टिल एंड, देन down and stem of the violins, a large foot stuck out from beneath his gold bordered edge. गोल्ड बोर्डेड एज का मतलब, इसकी इसने जो एक नीचे चटाई मैट बिछा रखी है, उसका जो किनारा देखो गोल्ड है। इस गोल्डन बोर्ड से बाहर इसका जो पैर है वो निकला हुआ है। एंड ही वाज बीटिंग ऑन द फ्लोर विद ए स्क्रॉनी बिग टो, और वायलिन की ट्यून के साथ साथ में अपने इस पैर को भी फ्लोर के ऊपर बीट कर रहा है। दिस इज जस्ट ऑल अबाउट लाली एंड म्यूजिक मास्टर। अक्वार्डली का मतलब होता है इन बेड मैनर, ये जिस तरीके से लाली बैठी हुई है। दिस इज ऑल अबाउट दिस, एंड देयर इज अनदर वर्ड मीनिंग लाइटेड अप मींस मूड, खिलाता है वो पैर को, दिस इन दिस वे। सो नाउ वी लर्न नेक्स्ट पार्ट। नाउ ही का मतलब म्यूजिक मास्टर, ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, फ्यू नोट्स मींस टोन वो प्ले करता है। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलेंस, अब लाली उसके पीछे पीछे प्ले करती है। स्टम्बल मींस होता है मोमेंटरीली लूज बैलेंस, थोड़ा सा बैलेंस खो देती है। जब वो प्ले करना शुरू करता है म्यूजिक मास्टर, तो लाली बैलेंस खो देती है, उसको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पाती है। विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और जब वो ऐसा करती है तो लाली थोड़ा हेल्पलेस फील करती है, और उसे ये उसकी हैबिट भी है, ऐसा हमेशा करती है वो। What a difference the music master's note seemed to float up and settled perfectly into the visible track of the melody. अब वो बच्चे ये सब बातें कर रहे हैं कि देखो म्यूजिक मास्टर कितना अच्छा म्यूजिक वायलिन को प्ले कर रहे हैं, उनकी जो टोन जो है, उनकी नोट्स जो हैं वो कितनी अच्छी तरह से मतलब ट्रैक पे मेलोडी के साथ में ट्रेस हो रही है। तो इसमें लिखा है म्यूजिक मास्टर्स टोन नोट्स seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. Invisible track of melody means तो मेलोडी का जो ट्रैक होता है, जो लय होती है, वो इनविजिबल तो वैसे होती है। तो मतलब उसकी जो प्ले करने की जो लय है, वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। किसकी? म्यूजिक मास्टर की। इट वाज लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन फिटेड स्मूथली इनटू द रेल, जिस तरह से रेल के जो व्हील जो होते हैं, पहिए जो होते हैं, किस तरह से दो पटरियों के बीच में फिट किए जाते हैं, वैसे ही
म्यूजिक मास्टर ने अपनी टोन को, अपने नोट्स को बहुत ही फिट करके रखा है। फिजिंग अलोंग एज रवि सेट, जैसे रवि वो लड़के जो बाहर खड़े हैं विंडो के, वो ये बातें कर रहे हैं। मृदु स्टेड at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin's stem, making master his lovely music. Now, yes, मृदु स्टेर का मतलब होता है नजर लगा करके देखना, नजर गाड़ के देख रहे। मैंने पहले ही बताया था। स्टेर का दूसरा वर्ड मीनिंग होता है गेज करना। इसका वर्ड मीनिंग मैंने पहले लिखा दिया, आज भी हो जाएगा। स्टेड का मतलब होता है कोई चीज को, कोई स्थान को, कोई व्यक्ति को आप जब अपनी नज़र लगाने का मतलब बहुत गहराई से उसे देखते हैं, अपनी नज़र जमा करके। जैसे हिंदी में इसका मतलब होता है टिक टिक लगा करके देखना, मतलब नज़र गाड़ के देखना। सो मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज बी रिंग्ड हैंड, उस बड़े बी रिंग्ड का मतलब है जिस हाथ में रिंग पहनी हुई है, उसकी तरफ देखता है। मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम, जो वायलिन की स्टेम के ऊपर मूव कर रहा है। मेकिंग मास्टर इज इज लवली म्यूजिक, और जो मास्टर के म्यूजिक को बहुत ही लवली बना, उस हाथ की तरफ देखता है वो। क्वैक देयर वाज लाली डीरेल्ड अगेन, अब जब वो प्ले करता है तो लाली जिसके पीछे पीछे फॉलो कर रही है वो डीरेल हो जाती है, मतलब उसकी टोन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर पाती है। तो बच्चे कहते हैं भैया क्या हो गया, लाली फिर मिस कर गई। इस तरह से वो बिहेव करते हैं। अम्मा, अब यहाँ तक ही था ये चैप्टर इन लाली और म्यूजिक मास्टर के बीच में। इनके बीच में मुझे समझ में आ गया कि किस तरह से लाली प्रॉपर्ली म्यूजिक मास्टर को फॉलो नहीं कर पाती है। अब यहाँ से थोड़ा-सा टर्न होना शुरू होता है और ये स्टोरी के एंड की तरफ चलता है। अम्मा कैम ए वेल फ्रॉम द गेट, वेल का मतलब होता है हाई और पिच्ड वो क्राई, जोर की आवाज से आती है। अम्मा, कोई आवाज लगाता है अम्मा, और जोर की आवाज, तेज की आवाज आती है। अम्मा ओ रवि सेंड दैट बेगर अभी। अब ये कौन है जिसने अम्मा की पहले आवाज लगाई, और ये कौन है जो अम्मा को बाद में आवाज लगाई, ये ध्यान दें। तो यहाँ जो अम्मा जो बोला है वो बेगर नहीं बोला, एक इतने में उनके घर के आगे एक भिखारी आ जाता है, बेगर आ जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, अम्मा मुझे आम दीजिए, मुझे भिक्षा दीजिए, ऐसा वो कहता है। तो अम्मा क्या करती है, अपना मैसेज रवि को दे देती है। कहती है, अम्मा बोलती है, अम्मा वो रवि सेंड दैट बेग रवि, कि उस बेगर को घर भेज दीजिए। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक ऑफ बरामदा, घर के पीछे जो बरामदा था वहां से वो कहती है रवि सेंड हिम अवे, उसे दूर भेज दो, उसे यहाँ से भेज दो। वेयर शी वाज चैटिंग विद तापी, उसकी मदर जो रवि की मदर जो है वो तापी के साथ में चैटिंग कर रही होती है। ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, अम्मा कहती है कि ये जो बेगर जो है वो पिछले सप्ताह से यहाँ लगातार आ रहा है। इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम, और अब ये टाइम है, मतलब नाउ इट इज ओवर, ही शुड विजिट अनदर हाउस, उसे किसी दूसरे घर से भिक्षा ले लेनी शुरू कर देनी चाहिए, हमने तो एक वीक तक के दे दी है। पाती एक्सप्लेन टू टापी, पाती उसकी अम्मा रवि की मदर का नाम है। पाती ये बात तापी को एक्सप्लेन करती है। तापी जो है वो मृदु की ग्रैंड मदर है। मृदु एंड मीना फ्लोड द रवि आउट, और इतना कहते ही मृदु, मीना और रवि, रात्रि हो गए ना, मृदु, मीना और रवि ये बाहर निकल जाते हैं, इसलिए उस बेगर को कहने के लिए कि ये मैसेज हमारी मम्मी ने दिया है, आप यहाँ से चले जाइए। नाउ नेक्स्ट पार्ट, द बेगर वॉज, अब वो जब बेगर के पास में आते हैं तो बेगर क्या कर रहा था, कहाँ था, कैसा आया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, वो गार्डन में, घर के सामने गार्डन था, वहां बैठा हुआ था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, क्वाइट एट होम का मतलब था ऐसे गार्डन में बैठा था मानो उसी उसका गार्डन उसका घर हो। जिस तरह से एक आदमी रिलैक्स्ड फील करता है घर पे आने के बाद में, वैसा वो वहां फील कर रहा था। ऐसा क्यों कर रहा था किशन, इसलिए कर रहा था कि ये वो 100% कन्फर्मेशन के साथ में वहाँ आता था कि यहाँ से मुझे भिक्षा मिलेगी और मुझे कहीं भी नहीं जाना है। इसीलिए वो गार्डन में जाके बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसको जो भिक्षा थी वो घर वाले उस गार्डन में ही पहुँचाया करते थे। तो वहाँ वो रिलैक्स्ड होके बैठ गया, फीलिंग एट होम, जैसे कि वो घर में बैठा हो, और 100% वो कन्फर्म था कि भिक्षा तो आएगी, आएगी और मैं खाना खा लूँगा। ओके? ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, वहाँ गार्डन में एक नीम ट्री था, अपना जो अपर क्लोथ जो था वो उसने स्प्रेड कर लिया, जैसे कि हम चटाई बिछाते हैं। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इस ट्रंक, और इसके ट्रंक की तरफ झुक गया।
ट्रंक का मतलब पेड़ के जो स्टेम जो होती है, तना जो होता है उसकी तरफ। अपैरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज़, ऐसा लग रहा था कि वो अब नींद लेने वाला है। स्नूज़ का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप। ऐसा लग रहा था कि वो नीम के पेड़ के नीचे उसने अपना कपड़ा बिछाया और पेड़ का सहारा लेकर के यूँ झुका ताकि वो नींद ले सके। व्हाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, जब वो भिक्षा के आने की प्रतीक्षा कर रहा था कि अब भिक्षा आ जाएगी, खाना खाते मैं नींद ले लूँगा। गो अवे सेड रवि स्टैनली। स्टैनली को मतलब बहुत ही रूखेपन के साथ में कहा कि यहाँ से चले जाइए। माय पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। मेरी मदर ने कहा है, पाती ने कहा है कि बेगर को कह दीजिए कि आप कहीं दूसरे घर से भिक्षा माँगे, यहाँ अब नहीं मिलेगी। बेगर ओपन्ड हिज आईज़ वेरी वाइडली, जैसे ही उसने ये आवाज़ सुनी, उसकी आँखें वाइडली ओपन्ड हो गई। क्यों? बिकॉज़ ही सरप्राइज्ड। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट सच आंसर फ्रॉम दैट हाउस। उसने इस घर से इस तरह के आंसर की उम्मीद ही नहीं की थी। वो तो कन्फर्म था कि यहाँ से तो भिक्षा मिलेगी। एंड गेज्ड, वो वापस गेज्ड, स्टेयर जो पीछे आया था। स्टेयर एंड गेज्ड मीन्स नज़र गाड़ के देखना। एक वस्तु को अपनी गहराई से देखना। एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन ऑन वन वन बाय वन, और फिर उस भिखारी ने हम सभी बच्चों को वन बाय वन बहुत गौर से देखा। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड, अब वो कहता है कि इस घर की जो महिला है, जो लेडी है, ही सेड एट लास्ट इन द वॉइस चोक्ड विद फीलिंग। लास्ट में जब सब बच्चों को देखने के बाद में उसकी फीलिंग चोक होता है। चोक का मतलब थोड़ा घुटन सी फील करता है, यूं अपनी आवाज के अंदर यूं थोड़ा दुख सा व्यक्त करते हुए बोलता है कि इस घर की जो महिलाएं जो हैं, लेडी ऑफ दिस हाउस, इन अ वॉइस चोक्ड विद फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल, बहुत ही दयालु महिलाएं हैं। आई हैव केप्ट आई हैव केप्ट माई आई हैव केप्ट, ये केप्ट नहीं होगा यहाँ पे। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, दिस इज अ फेज। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर बॉडी एंड जनरसली फॉर ए होल वीक। इसका एक अलग मीनिंग है। केप्ट बॉडी एंड सोल टुगेदर, या हम कह सकते हैं कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है सर्वाइव करना। गेज का वर्ड मीनिंग है स्टे लुक इंटेंटली। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है टू मेक अ सर्वाइवल, अपने आप को कैसे भी जिंदा रख लेना। कीप इन बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब है कि अपने आप को कैसे भी जिंदा रख लेना। और इस बेगर्स ने इस सप्ताह के लिए इसी घर के सहारे अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश की। तो क्या हुआ? आई हैव केप्ट माय बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर बॉडी, इस घर के सदस्यों के ऊपर, एंड जेनरसली फॉर द होल वीक, मैंने अपने आप को इस घर के सदस्यों के उदारता पूर्वक व्यवहार के लिए ही अपने आप को जिंदा रखा है। ऐसा बेगर कहता है। आई कांट बिलीव, मैं ऐसा विश्वास नहीं कर सकता दैट शोल, शोल का मतलब है कि इस घर की महिलाएं जो जो हैं, दे वुड टर्न मी अवे, कि वो मुझे यहाँ से टर्न अवे कर देगी या मुझे जाने के लिए कह देगी, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था, सोचता भी नहीं हूँ। ही रेज़ हिज वॉइस, उसने ज़ोर की आवाज़ में ऐसा कहा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल्सो। नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। अम्मा अम्मा ओ सेड हिज वेल माइट बी, इस तरह से शायद वो चिल्लाएगा। हिज वेल का मतलब उसकी प्रोलॉन्ग्ड क्राई, ज़ोर की आवाज़। बट इट स्टे अलाइव सर्टेनली वाज नॉट फीबल, उसका जिंदा रहना सर्टेनली नॉट फीबल, ये कोई कमजोरी नहीं थी। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रैम्बल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली। विदर्ड बेली का मतलब होता है थोड़ा उसका जो पेट था, विदर्ड पेट था, उसके लिए आया है। रंबल का मतलब क्रीप, और वो उसका जो छोटा सा जो पेट था, भूख की वजह से बेगर का पेट था, तो वो थोड़ा रैम्बल करता है, क्रीप करता है, इधर से उधर हिलता है वो वहाँ अपने जहाँ पे वो बैठा हुआ था। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ with its few remaining teeth stained brown with beetle chow। beetle chewing की वजह से उसके teeth जो थे, कुछ थोड़ी teeth उसके माउथ में थी, और वो जो ब्राउन थी beetle बीट की वजह से, chewing की वजह से, वो अपना मुंह खोलता है, कहता है, we tell him there is nothing left in the kitchen। अम्मा कहती है, called राकूमानी ने जोर से कहा कि रवि से कह दो कि घर में कुछ नहीं बचा है। एंड ही इज नो टू कम अगेन, उसे कह दो कि यहाँ दोबारा भी नहीं आए। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेकर, क्योंकि उसकी मदर ने रकुमानी ने कहा था, तो ये सब चीजें उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चीजें बेगर को वैसे सुन गई थी।
What his mother said had been easy for them all to hear, कि जो कुछ मेरी मदर ने कहा उन सबको क्लियर है। There under the neem tree, beggar sat up and sighed. बेगर फिर बैठा और साइड का मतलब राहत की सांस ली, वो थोड़ा राहत की सांस ली। आई विल गो ही सेड वियरली। वियरली का मतलब होता है थकावट शो करते हुए, टायर्डनेस शो करते हुए। ओके, ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, थोड़ा मुझे रेस्ट करने दीजिए। एंड द सन इज सो हॉट, फिर कहता है कि सन इज सो हॉट, बेगर कहता है। टार का मतलब होता है जो रोड हम बनाते हैं, जो रोड के ब्लैक डामर जो डाला जाता है उसको टार ही बोला जाता है। टार हैज मेल्टेड ऑन द रोड, कि जो डामर जो रोड के ऊपर है, अगर मैं यहाँ से जाऊंगा वो धूप इतनी तेज है कि इसका जो डामर जो है वो बहुत ही गर्म हो चुका है, मेल्टेड हो चुका है, वो मेरे पैरों को चिपक जाएगा। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। ब्लिस्टर्ड का मतलब होता है जिन पे दाग लग जाना, जिनके जलने की वजह से थाले हो जाना, कि मेरे पैर जो हैं वो गर्मी की वजह से पहले से ही जले हुए हैं, थाले हुए, ऐसा बेकर कहता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक peeling blister on the sole of his bare feet। bare का मतलब नंगे पैर। अब वो बेगर जो है बच्चों को अपने पैर दिखाने के लिए उनको स्ट्रेच आउट करता है, फैलाता है। स्ट्रेच आउट हिज फीट, अपने पैरों को फैलाता है, टू शो दिखाने के लिए लार्ज पिंक पिलिंग ब्लिस्टर, उसके पैरों पर बड़े-बड़े पिंक कलर के, है ना, रेडनेस शो करते हुए बड़े-बड़े छाले हो रखे हैं, ब्लिस्टर हो रखे हैं। ऑन द सोल ऑफ हिज बेयर फीट, आई सपोज ही डज़न्ट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु व्हिस्पर टू मीना। जब उनके पैर को देखती है लड़कियाँ, जो लड़के जो वहाँ हैं, तो व्हिस्पर करते हैं। व्हिस्पर का मतलब होता है धीरे से किसी के कान में बोलना। हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि चुगली करना, ओके? तो मृदु धीरे से मीना के कान में और रवि के कान में बोलती है कि मुझे लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? ये वो पूछता है बेगर कि आपके घर में कहीं चप्पल है क्या? ओल्ड पेयर का मतलब है ओल्ड स्लीपर्स, क्योंकि उसको कोई नहीं देने वाला था ही नहीं, तो ओल्ड की एक्सपेक्ट करता था। आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट। ये रवि ने नहीं कहा, बेगर ने नहीं कहा, तो बच्चे आपस में बात करते हैं कि आपके घर के अंदर स्लीपर है क्या? माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, वो कहते हैं कि मेरी जो स्लीपर है ना वो छोटी है। मेरे तो कहते हैं कि मेरे वाली स्लीपर छोटी है, और रवि से पूछते हैं कि क्या आपके घर के अंदर स्लीपर है क्या पहनने के लिए? मेरी वाली स्लीपर मैं दे देती लेकिन उसकी फिट नहीं होगी। और आई आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, मैं मेरी वाली स्लीपर उसे दे चुकी होती यदि ये छोटी नहीं होती। एंड हिज फीट वर लार्ज देन मिर्दूज एंड मीनाज, क्योंकि उस व्यक्ति के बेगड़ के जो पैर थे वो मीना और मिर्दूज से काफी बड़े थे, के पैर से काफी बड़े थे। Then the beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती। अब beggar वहाँ से उठता है, वो जाने की कोशिश करता है, तो अपने कपड़ों को हिलाता है, अपनी धोती को टाइट करता है। He raised his eye and looked fearfully at the road। और क्योंकि उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया था, तो उसने अपनी खड़ा हुआ और फिर रोड की तरफ देखा और यूँ डरावना-सा फेस किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि रोड पे जाके तो मुझे मेरे पैर जल जाएँगे। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो आफ्टरनून की हीट में धूप तेज़ तेज़ धूप जो चमक रही थी, जो रोड बिल्कुल गर्म थी, उसकी तरफ देख कर के अपना अनविलिंगनेस शो करता है। अनिच्छा शो करता है कि मैं जाना तो नहीं चाहता पर जाना पड़ेगा। देन ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, मीना ने कहा कि इसे कुछ पहनने के लिए चाहिए। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, इस तरह से आवाज करती है। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, अच्छा नहीं है कि हम इसे यहाँ से गर्मी के दिन या इतनी तेज धूप में यहाँ से निकाल दें, हमें कुछ करना चाहिए, मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। ऐसे बच्चे वहाँ खड़े खड़े मीना रवि थिंकिंग करते हैं, विचार करते हैं कि हमें इसके स्लीपर के लिए कुछ करना चाहिए, तभी तो इस लेसन का नाम चप्पल हुआ है। तो यहाँ से लेसन स्टोरी टर्न होना शुरू हो जाती है। देन ब्लेयरिंग इट्स नॉट फेयर, ऐसा वो बच्चे बिहेव करते हैं कि ये सही नहीं है, हमें इसको स्लीपर देनी चाहिए। इट्स नॉट फेयर, इज़न्ट गोइंग टू हेल्प, हम इसको हेल्प नहीं करेंगे। इन 2 मिनट्स ही विल बी ट्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। वो बच्चे कहते हैं कि 2 मिनट के रोड पे चलेगा, उससे पहले इसके पैर फ्राई हो जाएँगे।
तेज धूप थी। व्हाट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स, उसको सिर्फ़ चप्पल की ज़रूरत है। अ पेयर ऑफ चप्पल मतलब चप्पल की जोड़ी की ज़रूरत है। सो वेयर डू वी गेट देम, लेकिन हम ये लाएँ कहाँ से? वो बच्चे सोचते हैं ऐसा। हम लेट्स सर्च हाउस, वो कहते हैं कि आओ, बच्चे कहते हैं आओ, अपने घर में ढूँढते हैं, कोई न कोई स्लीपर तो मिल ही जाएगी। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इंटो द हाउस, वो रवि जो है मीनू और मृदा को अपने घर में ले जाता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द बरामदा, जो लड़कियां बरामदे के अंदर स्टेप करती है, मृदु आईज फॉल ऑन ओल्ड ओल्ड लुकिंग चप्पल्स। अब लेसन में सबसे पहले जब मृदु उनके घर आई थी तो उसने अपने स्लीपर को ड्रॉप कर दी थी घर के बाहर, तो उसने घर के बाहर कुछ स्लीपर्स और भी देखी थी। एक जोड़ी स्लीपर की पड़ी थी जो काफी पुरानी लग रही थी, जिसमें मिट्टी जमी हुई थी, ऐसी कुछ लग रही थी। तो जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो मृदु की आई आँखें जो हैं, दृष्टि जो है उस चप्पल के ऊपर गिर जा पड़ती है, देख लेती है। शी हैड नोटिस्ड, वो पता कर लेती है व्हेन शी अराइव्ड, वो उनको जब आते हैं तभी उसको उनको देख लेती है। रवि शी व्हिस्पर टू हिम, वो व्हिस्पर का मतलब धीरे से बोलना, कान में बोलना, व्हिस्पर करती है, व्होज़ आर दोज़, ये किसकी है? रवि टर्न्ड एंड glanced at the shabby looking बट स्टडी ओल्ड स्लीपर, वो सभी लुकिंग रुखी पुरानी सी चप्पलों की तरफ देखता है। ही बीम्ड ही बीम्ड एंड नोडिड, दोनों को देखें। बीम का मतलब होता है स्माइल विद ऑब्वियस प्लेजर, वो रवि जब उनको देखता है तो प्लेजर के साथ स्माइल करता है, मतलब अपने अप्रूवल देता है कि हाँ ये ठीक है, ये दे देंगे। एंड नोड का मतलब होता है कि बिना बोले जब आप यस हम ही बोल देते हो, जैसे सिर हिला करके हम ही वरना कई बार हम बोलते नहीं है और अपने सिर से इशारा कर देते हैं कि हाँ ये सही है, तो नोड का मतलब होता है सिर हिलाकर काम ही करना। तो रवि ने उसको देखा और अपने प्रेशर अपने अप्रूवल को सेंड किया और नोड हिलाया, सिर को हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये बिल्कुल सही होगी। वो मृदु और रवि बात करते हैं ये स्लीपर्स बिल्कुल उसके लिए सही होगी। ही सेड टेकिंग देम अप, उनको उठा लेता है रवि। एंड मृदु एंड मीना फ्लोड भी, मृदु और मीना दोनों उसके पीछे आते हैं, नर्वसली बैक इनटू द बरामदा। जो नर्वसली डरना कुछ नहीं है, बरामदे उसे गार्डन गार्डन में आते हैं। ही सेड रवि टू बेगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन के सामने अपने स्लीपर को डालते हुए कहते हैं ये लीजिए, ये दीज एंड डोंट कम बैक, इनको पहन लीजिए, वापस यहाँ मत आना। बेगर स्टेड एट द स्लीपर, बेगर जो होता है स्लीपर की तरफ देखता है। स्टेड वर्ड मीनिंग बार बार आ रहा है, स्टेड और गेज, इनका मतलब होता है नजर गाड़ के देखना, कोई चीज को गौर से देखना। एंड hurriedly flung his towel over his shoulder and pushed his feet into them and left, जल्दी से उनको पहन लेता है। यहाँ लिखा है hurriedly flung his towel, अपने टॉवल को उस जो उसने बिछा रखा था उसको अपने कंधे पे डालता है, pushed his feet into them, अपने पैरों को उस चप्पल में डालता है और वहां से चला जाता है। muttering a blessing to children, बच्चों को कुछ दुआएं देते हुए, उनको ब्लेसिंग देते हुए कि जो भी ब्लेसिंग वो दे रहा था। इन अ मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और लगभग 1 या 2 मिनट में वहाँ से गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। नाउ दिस इज द हैपनिंग्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट है द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस। अब ये क्या हुआ, हमने जो पढ़ा था कैट का रिलेशन आया था, बीच में लाली और म्यूजिक मास्टर का आया था, फिर स्लीपर्स पे आ गया। तो अब लास्ट स्टोरी का एंड हो रहा है, तो इन सबको अटैच करना है, इन सबको जोड़ना है ना? मृदु और लाली का क्या रोल था, तो वो यहाँ देखने को मिलेगा। म्यूजिक मास्टर केम आउट, अब म्यूजिक मास्टर की क्लास ओवर हो जाती है, वो बाहर आता है ऑफ द हाउस एंड टुक लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। और जब वो बाहर आता है तो गार्डन में वो तीनों बच्चे बैठे होते हैं, तो उनको देखता है प्लेइंग मार्बल्स, वो बच्चे वहां पे मार्बल प्लेइंग कर रहे हैं। अब ये मार्बल क्या होता है, लिसन, मार्बल जो होता है वो मार्बल जो हम घरों में लगाते हैं वो नहीं होता, वो उसकी स्पेलिंग मार्बल ही होती है, लेकिन वो मार्बल कभी प्लूरल नहीं होता। क्या आपने कभी हिंदी में संगमरमर पढ़ा है? नहीं। मार्बल्स होते जो कांच की गोलियां जो होती हैं उनको मार्बल्स कहते हैं। कांच की जो छोटी छोटी गोलियां होती है उनको क्या कहते हैं, मार्बल्स कहते हैं। तो वो कंचे, तो वो बच्चे गार्डन में कंचे खेल रहे होते हैं, गोलियां खेल रहे होते हैं, जब वो म्यूजिक मास्टर बाहर आता है और म्यूजिक मास्टर उनको देखता है क्वाइटली। देन
he searched for his chappals in the बरामदा। जो म्यूजिक मास्टर चप्पल्स बरामदे में सर्च करता है। आई थिंक स्टोरी आपको समझ में आने लगी होगी। वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ पर उसने रखी थी वहीं पर सर्च करता है। लाली ही कॉल्ड, तो उसको मिलती नहीं तो लाली को बुलाता है। आफ्टर फ्यू मोमेंट शी हरिड अप टू हिम, लाली थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाती है। हैव यू सीन माय चप्पल्स माय डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मुझे याद है कि मैंने इनको यहीं रखी थी, ऐसा वो कहता है। रवि, मृदु, मीना साइलेंटली होस्ट लाली एंड हर म्यूजिक द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा। अब रवि, मृदु, मीना गार्डन में बैठे बैठे लाली और म्यूजिक मास्टर को घर के हर कोने को चप्पल में सर्च करते हुए देखते हैं। ही स्कैरिड अराउंड का मतलब होता है मूव हरिडली, जो ही का मतलब है म्यूजिक मास्टर अपने चप्पल की सर्च में इधर से जल्दी जल्दी घूमता है, मूव करता है। स्कैरिड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग्स एंड स्कोचिंग नियर द फ्लावर पॉट। स्कोचिंग का मतलब होता है कि घुटनों के बल झुक कर के फ्लावर पॉट के नीचे देखना। जब हम किसी चीज को ढूंढने के लिए कोई चीज लोअर होती है तो झुक करके जिस तरीके से देखते हैं उस तरह से उसको देखता है, फ्लावर पॉट के नीचे देखता है, टू लुक बिटवीन देम, उनके बीच देखता है। पांडित नु कहता है, अब यहाँ देखिए वो चप्पल ओल्ड क्यों थी, वो जो कहानी आई थी वो देखियो, और उसने गोल्ड रिंग पहन रखी थी, है ना, कितना अपना पोस्ट रक्षा कर रखा है वो सब के लिए। वो कहता है कि मेरे स्लीपर्स ब्रांडेड न्यू थी, दे आर वेरी न्यू, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। कहता है कि मैंने स्लीपर्स को माउंट रोड से लेके आया था, अपनी स्लीपर्स की विशेषता बताता है। इवेंट ऑन सेइंग, इस तरह से कहता रहता है। दे कोस्ट अ होल मंथ्स फीस, उनकी कीमत 1 महीने की फीस के बराबर है। डू यू नो, soon Lali went in to tell her mother Kakumani appeared। और वहीं जल्दी से ही लाली जो अपनी मदर को कहने जाती है कि म्यूजिक मास्टर की स्लीपर मिस हो गई है। तो क्या हुआ, सुन लाली वेंट इन टू टेल, अंदर जाती है बताने के लिए, हर मदर काकू नानी अपीयर्ड, वो कहने जाती है और जैसे ही वो कहती है उसकी ना जो मदर राकू रुकू नानी मानी जो है वो वहाँ अपीयर हो जाती है। लुकिंग हैरेस्ड विद पाती फ्लोइंग हेयर, और पाती भी उसके साथ में आ जाती है और हैरेसमेंट शो करती है, मतलब थोड़ा यूँ सरप्राइज़ और यूँ एंगर शो करती है। कौन? उसकी लाली की मदर रुकु मानी जो है, और पाती भी वहाँ आ जाती है। सो आई थिंक some story start to be clear there. Then where could they be? वो कहाँ हो सकते हैं? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. वो सब बात करते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब की सी बात हो गई है कि किसी ने यहाँ से स्लीपर्स को चुरा लिया। अपसेटिंग थिंग है, मतलब ये बुरी बात है कि किसी ने स्लीपर्स को यहाँ से चुरा लिया है। कहाँ चली गई वो? सो मे वेंडर कम टू द डोर वरीड पाती। पाती कहती है कि शायद कोई वेंडर आया होगा जो गलियों में घूम करके सामान बेचते हैं, शायद वो ले गया होगा। रुकू नानी कोट साइड टू अभी मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुकू मानी जो है बच्चों को, जो रवि, मृदु और मीना पेड़ के नीचे, नीम पेड़ के नीचे गार्डन में कंचे खेल, उनके ऊपर उसकी नजर गिरती है। हैव यू चिल्ड्रन, इतना ही कहती है वो, फिर रुक जाती है। शी बिगिन, इस तरह से वो शुरू करती है। एंड देन कहती है सीइंग दे आर क्यूरियस क्वाइट, और देखते हैं कि जब उसने कहा तो बच्चे बिल्कुल भी हिले नहीं। हाँ, वेंट ऑन, ऐसा वो कहना शुरू करती है। कैसे? हैव यू सीन, वेंट ऑन मोर स्लोली, थोड़ा और धीरे-धीरे कहती है। क्या कहती है? हैव यू सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा। लर्किंग का मतलब होता है एमलेसली मूव करना। किसी के इंतजार में जब कोई आदमी मूव करता है इधर से उधर, तो उसको लर्किंग बोलते हैं। कि क्या आपने किसी को यहाँ घूमते-फिरते देखा? A V-shaped, a sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. हर का मतलब है रकू, माने कि जब वो ये सब कहती है तो उसके फेस के ऊपर आईब्रो के बीच में ये वी शेप लाइन ड्रॉ हो जाती है। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन द प्लेस ऑफ हर यूजुअल सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। इसके फेस का एक्सप्रेशन बताया जा रहा है कि किस तरह से वो अपने फेस को एक्सप्रेस करती है। रुकू मानी वाज एंग्री एंड आई थॉट मृदु विद a shiver, she wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sore on his feet. She tried to tell herself, taking a deep breath, she cried, Rukmani, there was a beggar here.
ऐसा मृदु कहती है। पहले तो सोचती है कि क्या मुझे इसे कह दूँगी, फिर वो ज़ोर से कहती है कि रुको नानी, फिर वो जो बेगर ही है, पुअर थिंग, ऐसा वो कहना शुरू करती है। तो ये स्टोरी का हिंट है। वो जब बेगर का बनाना चाहती है, इसका मतलब उन्होंने बेगर को दे दी। ही हैड सच boils ऑन हिज फीट। boils का मतलब उसके पैर छाले थे। सो सेड रुकू नानी ग्रिमली, टर्निंग टू रवि, रवि को टर्न होते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर स्लीप टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप देयर। क्या आपने उस स्लीपर्स को उस बेगर को देती जो यहाँ आता है हमेशा? चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती, वो कहती है कि इन दिनों के बच्चे बहुत बेकार है। ग्रोन पाती का मतलब ग्रोनिंग करना, गुर्राना या गुस्सा एक्सप्रेस करना। देन अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड। अब ये जो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, डिडंट नहीं होता, डिडन, ध्यान दें, डिडन। ओके, सो डिडंट यू टेल। अब रवि कहता है, अम्मा क्या आपने मुझे ये नहीं बताया था करण के बारे में, जिसने अपनी सब चीजें किसी को दान कर दी थी। इसमें देखिए, डिडंट यू टेल मी, आपने नहीं बताया था अबाउट करण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, जो कुछ भी उसके पास में था उसने सब कुछ दान कर दिया था। इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, गोल्ड इयररिंग्स को कानों में पहनने वाली बालियां भी उसने दान कर दी थी। ही वाज सो काइंड एंड जनरस, वो बहुत ही काइंड और जनरस था, आपने ये मुझे बताया था। सिल्ली स्नैप्ड रुको नानी, करण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स। वो कहती है ठीक है मैंने ये बताया था, लेकिन करण ने दूसरे लोगों की चीजें नहीं दी थी किसी को। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, सिर्फ उसने अपनी चीजें दान में दी थी। बट माय चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड टू द बेगर्स फीट। लेकिन वो कहते हैं क्या करूं, मैं मेरे वाली देने वाला था लेकिन उसके पैर में फिट नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इनकी दे दी। रवि रस्टली ऑन, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। क्या आपकी चप्पल वास्तव में उसको फिट करती तो क्या दे देते उसको, माइंड नहीं करते। रवि सेड रुकुन मानी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट, अंदर जाइए। शी हरीड इंडोर्स, वो घर के अंदर जाती है। ब्रोट आउट गोपू मामाज हार्डली वोन न्यू स्लीपर्स, और घर के अंदर जाती है और घर के अंदर से नई स्लीपर ले आती है। तो गोपू मामा की है, जो बहुत ही कम ही पहनी जाती है, वो नई भी थी। दिस शुड फिट यू सर, वो ला करके म्यूजिक टीचर को देती है कि ये आपको फिट करेगी। प्लीज पुट दीज ऑन, उन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी माई सन हैज बीन वेरी नोटी। म्यूजिक मास्टर्स आई लिट अप, जैसे ही उस स्लीपर्स को देखता है कि म्यूजिक मास्टर की आंखों में चमक आ जाती है। अब चमक क्यों आ जाती है? एक तो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व होगी, तो जो स्लीपर्स नहीं मिल गई, क्योंकि उसकी वाली स्लीपर्स थी वो बहुत ही पुरानी थी। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, पहनता है लेकिन इतना खुश दिखाई नहीं देता है, शो करता है कि नहीं नहीं मेरी वाली तो बहुत अच्छी थी, ऐसा शो करने की कोशिश करता है। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, शायद ये पहननी पड़ेगी। दीज डेज चिल्ड्रंस हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वो टू डू ए हनुमान इनकारनेट। इनकारनेट का मतलब होता है कि इम्बॉडीड विद ह्यूमन फॉर्म, कि हनुमान जो यहाँ गॉड के लिए, जो हनुमान जी है ना, जो एक भगवान आदमी के रूप में है, उनके जैसे आदमी इस दुनिया को बचा सकते हैं। ए हनुमान इनकारनेट ओनली राम या रामा जो भी हम बोलते हैं, कैन सेव सच ए नोटी वॉइस, के भगवान या हनुमान जी इन बच्चों को बचा सकते हैं। हेलो, रुकुमानी's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey. वो रवि को मंकी कहना पसंद नहीं करती थी रुकुमानी। इवन होली मंकी भी कहना अच्छा नहीं उसको, वो उसको कहना नहीं चाह रही थी। So this is in this way how music master got his new slippers. Okay. Now next paragraph. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. वो चाहती थी वो जल्दी से यहाँ से चला जाए। When he had clattered off his new chappals, she said, "मृदु, come in and have some tiffin." वो कहती है कि मृदु कहती है कि अंदर आइए टिफिन ले लीजिए। Usually, honestly, how do you children think of such a,
वो ज़ोर से कहती है, ऑनेस्टली भी कहती है कि आप बच्चे ऐसे क्या सोच लेते हो? कैसे सोच लेते हो? थैंक गॉड योर गोपू मामा डज़न्ट वियर क्लैटर ऑफ हिज़ चप्पल्स फॉर टू वर्क, कि वो कहते हैं कि थैंक्स गॉड कि गोपू मामा इस स्लीपर्स को नहीं कम पहनते हैं बहुत ही, क्योंकि क्लैटरिंग करती है। एज़ शी वॉक्ड टुवर्ड द किचन, जब वो किचन की तरफ जाते थे ऐसा कहती है, विद मृदु एंड मानी शी सडनली बिगेन टू लाफ, वो हँसना शुरू कर देती है, बट he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he come home. What's your mama going to say this evening when I'll tell him I gave his chappals to music master. वो कहता है गोपू मामा के बारे में कि गोपू मामा इतना केयर नहीं करता, जल्दी से बाहर से आता है, ऑफिस से आता है और अपने शूज को ड्रॉप करता है, स्लीपर पहन लेता है। लेकिन वो फिर बच्चे कहते हैं कि आज मैं बताऊंगा कि आपने ये स्लीपर जो थी बेगर्स को दे दी है, तो वो क्या सोचेगा और क्या कहेगा। दिस इज द हाउ द स्टोरी एंड्स, गेट ओवर। सो गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, चप्पल्स का गिफ्ट है। तो स्टोरी जो शुरू हुई थी पहले कैट से शुरू हुई थी। मृदु जो थी अपने कजिन्स के घर आई थी। उन्होंने सबसे पहले पार्ट में कैट के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। सेकंड पार्ट के अंदर जो थी लाली एंड म्यूजिक मास्टर के बारे में, किस तरह से लाली जो थी डीरेल कर दिया करती थी, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। और थर्ड पार्ट के अंदर जो है हमने इसी का सेकंड पार्ट की थर्ड जो स्टोरी है वो है बेगर्स की, कि एक बेगर आता है और किस तरह से बेगर को स्लीपर्स गिफ्ट मिल जाती है और किस तरह से म्यूजिक मास्टर को न्यू न्यू स्लीपर मिल जाती है। दैट्स ऑल। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आई हैव एक्सप्लेन दिस लेसन वेरी clearly, very nicely. I think you have understood these lessons. If you have any problems, any doubt, you can comment me in the comment box. I'll personally reply your comment and take care of them. And keep it subscribing, watching, sharing with your friends. Thanks for watching.